Assalamualaikum student. Today let us start about the Gauss's theorem. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का. गॉसेस थ्योरम से पहले हमको गॉसेस सरफेस के बारे में जानना होगा कि गॉसेस सरफेस होता क्या है. देखिए, कोई भी ऐसा क्लोज सरफेस स्फीयर टाइप का आप कह सकते हैं, सिलेंडर टाइप का कह सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर क्यूबॉइड या क्यूब टाइप का कह सकते हैं, वो सब के सब क्लोज सरफेस होते हैं. तो कोई भी क्लोज सरफेस जिसके अंदर ओवरऑल नेट चार्ज हो, ठीक है, जिसके अंदर मान लीजिए ये जैसे क्लोज सरफेस है, इसके अंदर नेट चार्ज क्यू है, तो ये ऐसा सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाता है. ठीक है, यानी कोई भी सरफेस क्लोज हो, जैसे एक बलून हम देखते हैं ना, बलून होता है, बलून एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर अगर हम चार्ज डाल दें या वो खुद चार्ज हो जाए अंदर से, पूरा ओवरऑल बॉडी उसकी चार्ज हो, तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे. ठीक है, तो ये था गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट. अब आते हैं गॉस थ्योरम पे. गॉस थ्योरम कहती है कि अगर इट स्टेट्स दैट total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होती है, फ्लक्स जो निकलती है किसी भी क्लोज सरफेस से, अगर उस क्लोज सरफेस में नेट चार्ज जो हो, वो मान लीजिए कि एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर नेट चार्ज जो है सेंटर पे क्यू है. नेट चार्ज हम सेंटर पे मानेंगे क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो होगा वो पूरा टोटल सेंटर पे उसका लाई करेगा. तो सेंटर से होगा पूरा चार्ज, हर जगह चार्ज होगा, लेकिन हम कहाँ पे मान रहे हैं, सेंटर पे. ठीक है, तो सेंटर की वजह से ये मान लीजिए हम मान रहे हैं ये चार्ज प्लस क्यू है. ठीक है, हम अपने आसानी के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू भी माना जा सकता है. तो वो जो अगर इस तरह का कोई क्लोज सरफेस है, तो इससे जो टोटल फ्लक्स निकलती है, ठीक है, इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ आएगी, तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगी वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगी नेट चार्ज की. मतलब कहने को मैथमेटिकली हम कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस. ये तो कल हमने बताया था. सरफेस इंटीग्रल मतलब टोटल सरफेस से जितनी फ्लक्स निकल रही है, ई डी एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस एरिया है, ठीक है, वो होगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू. यानी क्यू यहाँ पे ये है क्यू, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा उसका. ठीक है, तो जितनी भी फ्लक्स निकलेगी किसी भी क्लोज सरफेस से, तो वो नेट चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगी. ये है गॉस थ्योरम. अब ये हम गॉस थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम अपनी आसानी के लिए एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जिससे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कूलॉम्स लॉ या सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ कि इस गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या है. तो हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं इस तरह का. ये जो है एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर हम इसको ले रहे हैं. स्फीयर के जिसके सेंटर पे प्लस क्यू का चार्ज हम मान रहे हैं, ये जो है, ठीक है, प्लस क्यू का चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान रहे हैं हम. एस सरफेस का ये स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो आर है. ठीक है, तो इस क्यू चार्ज से आपको पता है कि प्लस क्यू है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो इस तरह से कुछ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हर तरफ जाएगी. ठीक है, वो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, वो हर तरफ रेडियली आउटवर्ड ही होगी, हर तरफ ऐसी ही जाएगी. तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सरफेस पे एक एलिमेंटल सरफेस एरिया ले रहे हैं. एलिमेंटल सरफेस एरिया ये है, ठीक है, जो यहाँ पे लिया हुआ है हमने, देख सकते हो एलिमेंटल सरफेस एरिया ये वाला. ये एलिमेंटल सरफेस एरिया आपको उसको डायरेक्शन पता है कि वो उसके नॉर्मली होगा ds, जो हमने ds का डायरेक्शन दिया. ds मतलब एलिमेंटल सरफेस एरिया, तो जो कल एरिया वेक्टर बताया था तो इसी डायरेक्शन में होगा, और उसी के अलोंग ई भी होगा, यानी ई और ds ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है,
ई और नॉर्मल टू डी एस, मतलब कहने का हमने कल ऐसे बताया था कि अगर ये सरफेस है तो इससे जो नॉर्मल जाएगी उसी डायरेक्शन में डी एस होगा। ठीक है, डी एस हो या डेल्टा एस कहें, वो सरफेस का एलिमेंटल सरफेस एरिया का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में ई भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री कल हमने इसको बताया था कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये तो पहले ही आपने पढ़ लिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से जो जनरेट होगी यहाँ सरफेस पे। ठीक है, इस सरफेस पे। नेक्स्ट, अब वो जो है ई और डी एस, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। जब 0 डिग्री का एंगल होगा तो हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स क्या होगी, फ्लक्स तो ये होती है फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है, तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगी, ई डी एस होगा। ठीक है, ई डी एस फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होगा। क्लियर। अब यानी टोटल जो फ्लक्स निकलेगी यहाँ से इस एलिमेंटल एरिया से ई डॉट डी एस के बराबर होगी। अच्छा नेक्स्ट, तो चूंकि एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं तो हम यहाँ पे डी फाई ई रखेंगे, ई डॉट डी एस के बराबर आ जाएगा। टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एस इज, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें यानी ओवरऑल सरफेस की बात करें, जितनी टोटल फ्लक्स निकल रही है ओवरऑल सरफेस यानी ये पूरा सरफेस है, तो पूरे सिर्फ हमने इतने सरफेस पे लिया था। अगर हम हर जगह हर एक पॉइंट पे इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर एक जगह पूरे सरफेस पे अगर हम बात करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल हमको लेना पड़ेगा उसका। तो वही हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लिया है ई डी एस करके। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई तो कांस्टेंट है, हर जगह पे उतना ही रहेगा। डी एस जो है वो सरफेस जो है वो बदलता रहेगा, तो डी एस चूँकि सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन है तो डी एस ही आएगा वहाँ पे। डी एस का इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी जाहिर सी बात है अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस का ही कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही आएगा। तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर आ गया यहाँ पे, दैट इज़ फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये ई की वैल्यू और ये 4 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज़ फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका प्रूफ था गॉस थ्योरम का। ठीक है, नोट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आपको समझना है। फॉर ए मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केपा द गैसियस थ्योरम एज, हम गॉसियस थ्योरम अगर कोई एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी और मीडियम की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम वैक्यूम की बात कर रहे थे, अगर मीडियम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे या क्यू अपॉन केपा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और आपको पता है कि केपा क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन में या एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात कर रहा है तो गॉस थ्योरम इस तरह से चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2, गॉस थ्योरम इज़ वैलिड फॉर ए क्लोज सर्फेस ऑफ एनी शेप और साइज एंड फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि गॉस थ्योरम जो है किसी भी क्लोज सरफेस के कैसा भी शेप हो और कैसा भी साइज़ हो उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कोई भी शेप हो, किसी भी तरह का साइज़ हो, वो साइज़ और वो शेप पे वो उसके लिए वैलिड है, शेप और साइज से कोई भी मतलब नहीं है वहाँ पे। ठीक है, फॉर एनी चार्ज जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उससे भी नहीं, चाहे लीनियर हो चाहे स्फेरिकल हो। ठीक है, किसी भी वॉल्यूमेट्रिक हो, किसी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पर भी वैलिड होती है। ये कहने का मतलब है कि अगर बलून मान लो छोटा है
एक बलून अगर हम कह रहे हैं कि उसके ओवरऑल चार्ज Q है इसके अंदर, अगर इसको इन्फ्लेट कर दें और बड़ा कर दें उसके अंदर चार्ज जो भी है, तो अगर तुमसे कहे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो छोटे वाले बलून में, मतलब जो इसी को छोटा, वो बलून छोटा था उसमें अगर फाई ई है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बड़े वाले में कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे सेम रहेगी, तुम लोग कहोगे कि सेम रहेगी। ठीक है, क्यों सेम रहेगी? क्योंकि गॉस थ्योरम जो है वो सब पे अप्लाई होता है, वो उसके शेप या साइज़ पे वो डिपेंड नहीं करता है। शेप या साइज़ कुछ भी हो सकता है, गॉस थ्योरम सब पे अप्लाई होगी, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज बदलेगा तभी वो बदलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज, गॉस थ्योरम कहती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज अगर बदलेगा तभी ये थ्योरम का एप्लीकेशन भी बदल जाएगा। तो वो शेप और साइज़ पे नहीं डिपेंड करती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको दिए हैं नोट्स से, जिसमें वही चीज़ लिखी हुई है, गॉस थ्योरम इज एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ से भी हम गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं या गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। गॉस थ्योरम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। वही चीज़ है, गॉस थ्योरम इज ट्रू ड्यू टू द रीज़न दैट कूलॉम्स लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे कूलॉम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ है, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, उसी से गॉस थ्योरम हम कह सकते हैं कि वो ट्रू होगी, यानी सही है गॉस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे भी ई की वैल्यू देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख रहे हैं या फील्ड जहाँ को है, तो फील्ड जितना भी करीब जाएंगे चार्ज के उतना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो गॉस थ्योरम इस रीज़न से ट्रू है, क्योंकि देखिए आप, ये एक स्फेयर था, यहाँ पे क्यू चार्ज था, इससे फील्ड निकल रही थी, ऐसे 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 फील्ड निकलेगी। ठीक है, फील्ड ये निकलेगी यानी फ्लक्स निकलेगी। तो यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, फ्लक्स की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इधर। अच्छा, एक चीज़ होती है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? टोटल फ्लक्स अपॉन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया कहिए या सरफेस एरिया कहिए, टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ द क्लोज सरफेस इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। If there are several charges enclosed within the closed surface, then the Gauss theorem is written। अगर ढेर सारे चार्ज हैं, अलग अलग चार्ज हैं, तो हम उसका वैल्यू साइन के साथ ये पुट करेंगे। यहाँ पे अलजेब्रिक सम लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जो भी होगा, जितने भी चार्ज होंगे, तो ये फाई ई की वैल्यू इसके इस बराबर आ जाएगी, टोटल फ्लक्स। ठीक है, अगर अलग अलग चार्ज है, प्लस माइनस सब है, ओवरऑल चार्ज जो भी आ रहा है, बात वही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिड्यूस द कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। हमको कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, मतलब कूलॉम्स लॉ को का एक्सप्रेशन लिखना है, यूज़ करना है गॉस थ्योरम से। तो आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में पता होगा, F इज़ इक्वल टू, अगर Q और Q नॉट दो चार्ज हैं, एक दूसरे के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगता है। मान लीजिए R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, यही तो आता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स। तो यही हमको डिड्यूस करना है। वो कैसे डिड्यूस होगा? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद फोर्स निकालेंगे। देख सकते हैं आप, सेम टू सेम पहले गॉस थ्योरम जैसे प्रूव की वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ चेंज कहाँ पे है आपको हम चेंज दिखा देते हैं। यहाँ तक तो सेम टू सेम चीज़ वही लिखी हुई जो हमने अभी तक समझाया आपको। फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यूजिंग गॉस थ्योरम। यहीं से हम चेंज करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि फाई ई जो होता है वो, फाई ई जो होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमको ये पता है। तो फाई ई की जगह पे हम ये रखेंगे, ई इंटू पाई 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई तो फोर्स निकाल सकते हैं हम, क्योंकि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ई क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है? सरफेस पे कोई चार्ज अगर रखा हो, जैसे ये है ना, एक तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है ही, जहाँ पे फील्ड हम देख रहे हैं टोटल सरफेस पे एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो जो फोर्स जनरेट होगा
वो क्यू नॉट के और क्यू के बीच में होगा, उसी को कूलॉम्स लॉ एक्सप्लेन करता था। तो वही चीज़ हमको निकालनी है यहाँ पे। फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इफ प्लेस्ड ऑन सरफेस एस विल बी, ये फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कूलॉम्स लॉ। ओके।